हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हसीला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का पाठ है पाठ 16, देखें जाने और अनुभव करें। तो हम बात कर लेते हैं पहले पिछले वीडियो के बारे में और पूछे गए पिछले क्वेश्चन के बारे में। तो पूछा गया था, बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हमको मिला है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हर्षवर्धन। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर है। आपको क्या करना है, कमेंट करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इसी के साथ हमने चैप्टर कल का ख़त्म किया था और हम जानते हैं 15 चैप्टर में हमने क्या सीखा था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते 15 चैप्टर में आपदा और बचाव। तो आपदा क्या होती है हम जानते हैं। आपदा कहें तो एक प्राकृतिक घटना होती है जिसमें किसी भी मनुष्य का हाथ नहीं हो सकता, वो होती है आपदा। जैसे कि हम कहें कि बाढ़ आ जाना, उसमें कुछ नहीं हो सकता। सुनामी, भूकंप, ऐसी घटनाएं जिसको हम आपदा कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है दुर्घटना। दुर्घटना कहें तो किसी की लापरवाही के कारण की जा सकने वाली घटना हमारी दुर्घटना कहलाई जा सकती है। तो हमने इसके बारे में जाना था और किस प्रकार के हमको बचाव करना चाहिए वो हमने इस चैप्टर में जाने थे। आज बात कर रहे हैं पार्ट 16, देखे जाने और अनुभव करें। तो देखते हैं आगे। लिखिए, आप अपने वर्गखंड के भीतर और घर में वस्तुओं को देखते होंगे, उनमें से कुछ यहाँ दी गई हैं। जैसे कि आपको कुर्सी दिख रही होगी, कुर्सी में आपको दिख रहा होगा लकड़ी, प्लास्टिक और लोहा। तो इनका कहने का मतलब ये है, जो लकड़ी है वो जो कुर्सी है वो लकड़ी की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है और लोहे की भी हो सकती है। इनका कहने का मतलब ये है। दूसरा हमारे पास है दरवाज़ा। तो दरवाज़ा किस किस का हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, लोहा का भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद रोटी। रोटी किसकी होती है, आटे की, और उसको किस तरह बनाया जाता है, तो पानी से। मतलब किस किस चीज़ों में किस किस का योगदान है वो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। आगे बात करते हैं चश्मा। चश्मा किससे होता है, सबसे पहले प्लास्टिक होता है, कांच होता है, फाइबर होता है। ठीक है, उसके बाद डोल यानी बाल्टी। उसके बाद बात करते हैं डोल और बाल्टी के बारे में, जो कि लोहा की होती है, प्लास्टिक की होती है और एल्युमिनियम की भी होती है। उसके बाद चम्मच की बात करते हैं, जो कि स्टील की होती है, प्लास्टिक की होती है। उसके बाद बात करते हैं जूता की, जो कि चमड़ा, डोरी, प्लास्टिक, रबर आदि के होते हैं। उसके बाद पुस्तक की बात करते हैं। पुस्तक कागज़, पुट्ठा और गोंद की आदि वगैरह से बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं वीडियो में। आगे आपको दिख रहा होगा कि वज़नदार या भारी हो उस पर गोल कीजिए। तो वज़नदार और भारी में तो हम गोल करेंगे, क्या है, किस प्रकार का है। तो सबसे पहले वज़नदार या भारी हो तो सबसे पहले हम पानी पे कर लेंगे, फिर ईंट पे कर लेंगे, केरोसिन को हम छोड़ देंगे। उसके बाद बेग पे कर लेंगे, उसके बाद बर्फ़, मनुष्य और दूध और गेहूँ, पत्थर और लोहा और लकड़ी पे हम गोल कर देंगे। ठीक है, अब जानते हैं क्रियाकलाप के बारे में। पत्ता, कील, पानी, रबर, चौक जैसे सामान इकट्ठा कीजिए। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाइए। तो हमको क्या करना है, इन चारों ओर पेंसिल घुमाना है। इस प्रकार की विभिन्न वस्तुओं को आकृति बनाइए। तो हमको क्या करना है, इसका एक प्रैक्टिकल करना है, वो आपको खुद से करना होगा, क्योंकि ये क्रियाकलाप है जो कि ये एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, यह भी जानिए, प्रत्येक वस्तु पदार्थ की बनी होती है, प्रत्येक वस्तु का वजन या भार होता है, प्रत्येक वस्तु स्थान घेरती है, वायु स्थान घेरती है, वायु में वजन होता है, ऐसा बताना चाहते हैं। आगे देखते हैं क्रियाकलाप। कांच के 3 पारदर्शी गिलास तथा कांच की 3 पारदर्शी कटोरी लीजिए। उनमें पानी, पत्थर और
धुआं भर का अवलोकन करें। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले में पानी है, दूसरे में पत्थर है और तीसरे में धुआं है जो कि अगरबत्ती के द्वारा दिया गया है। और दूसरी आकृति में भी सेम ऐसा ही है, पहले में पानी, दूसरे में पत्थर और तीसरे में धुआं है जो कि उल्टी करके रख दिया गया है जिससे कि धुआं अंदर का अंदर रहे। अब देखते हैं, जो पदार्थ बर्तन के अनुसार आकार धारण करे उसमें सही और आकार ना बदले उसमें गलत का टिक करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पानी के बारे में। तो पानी क्या है, कांच के गिलास में वो सही है, फिर कांच की कटोरी में वो भी सही है, फिर कांच के गिलास में वो गलत है, फिर इसके बाद कांच की कटोरी में वो भी गलत है। तो अब बात करते हैं पत्थर की। पत्थर में क्या हो सकता है, कांच के गिलास में तो नहीं हो सकता और ना ही कांच की कटोरी में हो सकता है। तो हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं आकार बदलते वाले में, उसमें दोनों में ही सही आएगा। ठीक है, कांच के गिलास में भी और कांच की कटोरी में भी। अब बात करते हैं तीसरा, धुआं। धुआं किस में आ सकता है, बर्तन के आकार का धारण करता है तो उसमें कांच के गिलास में और कांच की कटोरी में आ जाएगा। तीसरा मतलब उसी के दूसरे पॉइंट में आकार नहीं बदलता तो उसमें गलत है, आकार नहीं बदलता। ठीक है, आकार बदलता है। उसके बाद आगे जानते हैं, पढ़िए और लिखिए। सारणी में कुछ ठोस, द्रव और गैस वायु पदार्थों के नाम दिए गए हैं, दूसरे नाम आप भी लिखिए। कहने का मतलब क्या है, आपको कुछ नाम देने हैं, जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे पत्थर हुआ जो कि ठोस होते हैं, ईंट हुआ ये भी ठोस होते हैं, रबर, सीसी, नोटबुक, चौक, फुटपट्टी, कीली, डस्टर्स, साच, फिर गेंद, हथौड़ी, पेंसिल, लकड़ी, निहाई, इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो कि ठोस होते हैं। फिर द्रव की बात कर लेते हैं कुछ प्रोडक्ट की, जैसे पानी, केरोसिन, ऑयल, कड़ी, दूध, रक्त, डीजल, छाछ, फिर पेट्रोल, शरबत, दूध पाक, फिर इत्र, ये क्या होते हैं, हमारे द्रव्य होते हैं। अब गैस की बात कर ले, जैसे धुआं, हवा, धुआं, प्राकृतिक गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, काफ़ी प्रकार की गैस हैं, ये हमारी क्या होती है, गैस होती हैं। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास, यहाँ पे दिया है पानी जैसे कुछ पदार्थों को एक पात्र में से दूसरे पात्र में डालने पर आकार बदलता है, परंतु उसके द्वारा घेरी गई जगह में परिवर्तन नहीं होता है, उस पदार्थ को हम द्रव्य कहते हैं। जो कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, परिभाषा किस प्रकार से क्या कहना चाहती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दूध, और यहाँ पे कुछ खाली जगह हैं वो हमको क्या करनी है, भरनी है। तो हम जानते हैं किस प्रकार से भरेंगे और इनमें कौन कौन से सामान आने वाले हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि दूध दिया हुआ है, और दूध के साथ साथ हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो दूध और पेट्रोल ये तो हमारे जानते हैं कि द्रव्य होते हैं। तो हम दो द्रव्य और लिख देते हैं, जैसे केरोसिन, ऑयल, तो हमारे इसमें कंप्लीट हो गए द्रव्य सेक्शन। अब बात करते हैं नीचे। नीचे भी हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा बताया नहीं कि आपको द्रव्य लिखना है, ठोस लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम ठोस लिख देते हैं। तो ठोस पदार्थ जैसे कि कहें पत्थर, ईंट और रबर, सीसी आपको लिख देना है। और तीसरा वाला है जो कि नीचे दिया है, उसमें दिया है लास्ट पानी। पानी क्या होता है, द्रव होता है, तो द्रव्य यहाँ पे भी हम 2-3 डाल देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से द्रव्य में पानी कह सकते हैं, जैसे कि समझिए रक्त हुआ, शरबत हुआ और इत्र हुआ, ये हमारे क्या होंगे, द्रव्य पदार्थ होंगे। और यहाँ पे पानी भी दिया गया है तो वो भी हमारा क्या होगा, द्रव्य होगा। ठीक है, आगे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। आगे दिया है रबर। रबर का सेक्शन दिया है, रबर यानी क्या होता है हमारा, ये आता है ठोस में। तो हमको क्या करना है, पूरा का पूरा ठोस ही लिखना है। उसमें आपको क्या करना था, पूरा का पूरा द्रव्य लिखना था। तो हम सबसे पहले जान लेते ठोस के बारे में। ठोस में कौन कौन से पदार्थ आने वाले हैं। तो ठोस में जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पत्थर, जैसे यहाँ पे रबर दिया है तो आप 2-4 एक्स्ट्रा में लिख सकते हो, जैसे रबर हुआ, पत्थर हुआ, ईंट हुआ, फिर सीसी हुई, नोटबुक हुई, फिर फुटपट्टी हुई, कीली हुई, डस्टर हुई, सच्चा हुआ, फिर गेंद, हथौड़ी और पेंसिल, लकड़ी और निहाई, इस प्रकार के आपको लिख लेना है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। ठोस पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, पत्थर जैसे कुछ पदार्थ अपना आकार और रोकी गई जगह नहीं बदलते हैं, ऐसे पदार्थों को ठोस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैसीय पदार्थ यानी गैस की। तो धुएं जैसे कुछ पदार्थों को एक पात्र में से दूसरे पात्र में डालने पर उसका आकार बदल जाता है तथा रोकी गई जगह में पात्र के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ की गैस या
गैस हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे दिए हैं गैस के बारे में, तो हम जानते हैं सबसे पहले क्या क्या आएगा इसमें। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हवा, फिर धुआं दिया हुआ है, फिर धुम्मस आ जाएगा, फिर प्राकृतिक गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फिर अगरबत्ती का धुआं, हीलियम गैस और श्वास की गैस और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बने रहिए। आगे देखते हैं। अब आपको दिया है, लिखिए नमक, चमड़ा, दूध, कोयला, वायु, डीजल, मट्ठा, भाप, लकड़ी, कारखानों का धुआं, ऑक्सीजन, केरोसिन, ये सब किस में आते हैं। तो सबसे पहले हम नमक की बात कर लेते हैं। नमक हमारा किस में आता है, नमक आता है हमारा, नमक आता है हमारा किस में, ठोस में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चमड़ा, चमड़ा भी हमारे किस में आता है, ठोस में। उसके बाद हम बात करते हैं दूध, दूध किस में आता है, द्रव्य में। कोयला किस में आता है, ठोस में। वायु किस में आती है, गैस में। डीजल किस में आता है, द्रव्य में। उसके बाद मट्ठा किस में आता है, मट्ठा भी हमारा इसी में आएगा, द्रव्य में। उसके बाद भाप किस में आती है, गैस में। लकड़ी किस में आती है, ठोस में। कारखानों का धुआं ये भी गैस में, और ऑक्सीजन ये भी गैस में, और केरोसिन ये भी हमारा इसी में आता है, द्रव्य में। ओके, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, लिखिए और चर्चा कीजिए। विभिन्न वस्तुओं पदार्थों के नाम किससे बनी हैं और प्राकृतिक स्रोत इसका क्या है, वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंट की। तो ये कपड़ा और कपास से बनता है, और इनके वनस्पति इसके मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेज, मेज यानी लकड़ी की होती है, और इसके मुख्य स्रोत क्या है, वनस्पतियाँ। फिर कमरपट्टा, कमरपट्टा जो कि चमड़े का बनता है, जिसको हम बेल्ट कहते हैं, और जो कि प्राणियों से बनता है, प्राणियों की खाल से बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं घी की। घी किससे बनता है, दूध, गाय, भैंस। ठीक है, और इसका मुख्य स्रोत क्या है, प्राणी। पेट्रोल, पेट्रोल क्या है, पेट्रोल एक पेट्रोलियम यानी खनिज पदार्थ है, तो ये ज़मीन से प्राप्त होता है। फिर ईंट, ईंट किससे बनता है, मिट्टी से, और ये ज़मीन से। ठीक है, ये ईंट किससे बनता है, तो ईंट मिट्टी और ज़मीन से। ठीक है, अब पानी किससे, तो कुआं, तालाब, नदी, और इसका मुख्य स्रोत क्या है, बरसात। कागज़, कागज़ किससे होता है, वनस्पति, और इनका मुख्य स्रोत क्या है, वनस्पतियाँ। और कोयला क्या है, कोयला पेट्रोलियम है, और इसका मुख्य स्रोत क्या है, ज़मीन। कोयला मतलब कहें तो एक खनिज पदार्थ है, जिससे जो ज़मीन में से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। हमें सभी वस्तुएं पर्यावरण से मिलती हैं, यदि ये सभी चीज़ वस्तुएं ना मिले तो अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, प्राकृतिक द्वारा दी गई सुविधाओं का आवश्यक ही भरपूर उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे दिया वस्तु, पदार्थ, मुख्य स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, फिर वस्तु और पदार्थ, फिर प्राकृतिक स्रोत। मतलब कुछ कंटेंट दिए हैं आपको क्या करना है, उसके स्रोतों के बारे में लिखने हैं। मतलब प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है, जैसे कि दूध है, दूध हमको किससे प्राप्त होता है, प्राणी से। ठीक है, लोहा है, लोहा किससे प्राप्त होता है, ज़मीन से। फिर चावल है, चावल हमको किस में से प्राप्त होता है, तो ज़मीन में से। फिर पानी है, तो पानी किस में से हमको प्राप्त होती है, वर्षा से। फिर कपड़ा, कपड़ा किससे प्राप्त होता है हमको, वनस्पतियों से। फिर पेट्रोल, पेट्रोल हमको किससे प्राप्त होता है, ज़मीन से। ठीक है, फिर भाप, भाप हमको किससे प्राप्त होती है, सूर्य से। ठीक है, वाष्प जिसको कहते हैं। अब आगे देखते हैं। लोहा, चावल, कपड़ा इत्यादि ठोस पदार्थ हैं। दूध, पानी, पेट्रोल इत्यादि द्रव पदार्थ हैं। भाप, ऑक्सीजन, धुआं इत्यादि गैस यानी वायु पदार्थ हैं। यहाँ पे कुछ एक दिया है, वो हम पढ़ते हैं। एक एक वृक्ष का करो जतन, रहे उज्जवल भावी वतन। जल जमीन का करें जतन, आबाद होगा हमारा वतन। ये कितनी मस्त लाइन दी है, आप भी इसको अपने जीवन में ग्रहण करें। आगे देखते हैं। आगे दिया है कितना सीखे 5, और जो कि ये लास्ट सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, जो कि आपको खुद से करनी है, पर मैं आपको बताता होता हूँ करना क्या है इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या खास है इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले पूछा आपके ज़िले का क्या नाम है, तो आपके ज़िले का नाम अपने हिसाब से लिखिए। अगर नहीं आता तो उसमें महसाणा लिख दीजिए। फिर आपके कितने गांव हैं, तो वहाँ पे लिख देना 95। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, फिर ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं, तो ग्राम पंचायत का कार्य कुछ इस प्रकार से हैं
कि गांव के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी प्रदान करना चाहिए। गांव के पक्के रास्ते बनाना और उनकी देखभाल करना चाहिए। गांव में रास्ता और गलियों में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना चाहिए। गांव के लोगों का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए समय समय पर कीटनाशक दवा आदि का छिड़काव करवाना चाहिए तथा गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए गंदे पानी और कूड़े करकट को दूर रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार के आपको लिख देना है, कोई भी 2 पॉइंट। आगे देखते हैं, अपने क्षेत्र के तहसील सदस्य कॉर्पोरेटर का नाम लिखिए। तो कुछ आपको इस प्रकार से लिख देना है, श्री मोहन भाई पटेल। उसके बाद अपने क्षेत्र के तहसील, पंचायत, नगर पालिका के प्रमुख का नाम लिखिए। तो क्या आएगा इसमें, सबसे पहले जानते हैं। नाम है श्री कन्नू भाई वी गोहिल। ठीक है। उसके बाद दिया है वर्गीकरण। वर्गीकरण किस चीज़ का है? बाढ़, चक्रवात, आग लगना, महामारी, रोड दुर्घटना, पतंग लूटते हुए गिरना, जलना, करंट लगना, केले के छिलके, पेड़ पर पैर पड़ने से फिसल कर गिरना, साइकिल पर से गिरना और अकाल, भूकंप और सुनामी। ये आपको क्या करना है, दुर्घटना और आपदा में लिखना है। तो सबसे पहले दुर्घटना में आग लगना, सड़क दुर्घटना, पतंग पकड़ना पर गिरना और जलना, विद्युत मतलब करंट लगना, केले की छाल पर से फिसल कर गिरना और साइकिल पर से गिरना। आपको ये लिखना है किसमें, दुर्घटना में। अब जानते हैं आपदा के बारे में। बाढ़, तूफान, रोगों का फैलाव, अकाल पड़ना और भूकंप और सुनामी, ये आपको किसमें लिख देना है, आपदा में। ठीक है। आगे जानते हैं क्या है। आगे आपको दिया है रंग भरिए। आपको क्या करना है, इसमें रंग भरना है अपने हिसाब से। ठीक है। और इसको कलर कर देना अच्छे ढंग से। आगे देखते हैं, वस्तु को उनके बनावट के मूल पदार्थ द्वारा प्राकृतिक स्रोत से जोड़िए। जैसे कि सीमेंट है, तो सीमेंट के बारे में यहाँ पे दिया है। तो सीमेंट का हम क्या करेंगे, प्राकृतिक स्रोत यहाँ पे तो कपची। ठीक है। कपची यानी जानते हो गिट्टी जिसको बोलते हैं। मूल पदार्थ क्या है, चट्टान। ठीक है। और इनका जो प्राकृतिक स्रोत क्या है, वो है ज़मीन। ठीक है। आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। तो जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट में हमारा क्या है, मुख्य स्रोत कपची है जो मूल पदार्थ द्वारा प्राकृतिक स्रोत से जुड़ता है। चीनी यानी गन्ना, खेत और ज़मीन। ठीक है। पेड़ा यहाँ पे दिया है, पेड़ा किससे बनता है, दूध और चीनी से बनता है। उसके बाद ये प्राणी। ठीक है। उसके बाद स्वेटर किससे बनता है, स्वेटर हमारे प्राणी से प्राप्त होता है, पर किससे, ऊन से। ठीक है। फिर कुर्सी हमारी किससे प्राप्त होती है, लकड़ी, फिर प्लास्टिक की भी इससे प्राप्त होती है। और चारपाई किससे प्राप्त होती है, लकड़ी, रस्सी से आदि से प्राप्त होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दिया है सबके आसपास। आपके गांव का नाम लिखिए। गांव में कहाँ कहाँ भीड़ दिखाई देती है, पहला। दूसरा, आपने कहाँ भीड़ देखी है। गांव में छोटा परिवार किसका है, वो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। जैसे कि आपका गांव का नाम क्या है, तो लिख सकते हैं खुशहाल नगर। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ भीड़ देखी है, तो साग मार्केट में, सुबह के समय मंदिर में और शाम के समय खेलकूद में भीड़ देखी है। फिर आपने कहाँ पर गांव में छोटा परिवार किसका है, तो गांव में छोटा परिवार किसका है वो देख लेते हैं। सबसे पहले गांव में छोटा परिवार राम सिंह का परिवार सबसे छोटा है। उसमें 3 व्यक्ति हैं, पति पत्नी और पुत्र। ठीक है। उसके बाद दिया है, पढ़िए। तृषा और दीर्घ आज शहर से गांव आए। जगदीश काका दोनों बच्चों को लेकर गांव में निकले। गांव में लोगों की लंबी कतार देखकर पूछा, काका यह क्या है। काका ने कहा कि वे लोग केरोसिन लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। प्रत्येक परिवार बड़े बड़े हैं, इसलिए सबको तकलीफ होती है। तृषा ने पूछा, काका शहर में भी जिसके परिवार बड़े हैं उनको भी ऐसी तकलीफ होती है। काका ने कहा, हाँ, बड़े परिवार में तकलीफ होती है। छोटे परिवार की आवश्यकताएं कम होती हैं, इसलिए उन्हें कम तकलीफें होती हैं। चर्चा, बड़े परिवार में किस प्रकार की तकलीफें होती हैं। तो बड़े परिवार में हम कहें कि घर में जगह की कमी हो सकती है। सभी बच्चों को खाने की तथा पहनने की वस्तुओं प्रमाण में ना मिल सकती है, ऐसी तकलीफ हो सकती हैं। फिर चीज़ वस्तुओं के लिए बालक आपस में झगड़ते हैं, ये आपस में हो सकता है। फिर घर के सभी बच्चों को अच्छे विद्यालय में अच्छा शिक्षण नहीं मिल पाता है क्योंकि फैमिली बड़ी होने के कारण। फिर सभी बच्चों को अच्छा पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है इसी कारण। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, छोटे परिवार में क्या लाभ होता है।
छोटे परिवार में निम्न प्रकार से लाभ होता है, वो हम देखते हैं। पहला लाभ क्या है? सभी को घर में सोने की, उठने की, बैठने की पूरी व्यवस्था मिलती है। घर में शांति का माहौल रहता है। बालकों के स्वास्थ्य और शिक्षण का पूरा ध्यान दिया जाता है और कुटुंब के सभी सदस्यों को आवश्यक चीज़ वस्तु सही प्रमाण में मिलती रहती हैं। आगे देखते तीसरा क्वेश्चन, शहर में भीड़ कहाँ कहाँ होती है। तो भीड़ कहाँ कहाँ होती है? तो हम कहें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शाक मार्केट, सिनेमाघर, बैंक, मंदिर, अस्पताल तथा मॉल आदि स्थानों पर भारी भीड़ दिखाई देती है। बालकों में हीन भाव पैदा ना करें और इस प्रकार से प्रश्नोत्तर करना चाहिए। मतलब ये आपको प्रश्नोत्तर ऐसा नहीं कहते कि आप फैमिली में कोई रुकावट डालें, ये आपका खाली एक ज़रिया है जो कि आपको सभी से क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है ख़त्म। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू एवरीवन।